Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second unit of the biostatistic crash course in which we will be learning about the organization and display of data. So starting our lecture, the first question that we can ask is why we organize or summarize the data. So सबसे पहले हमारे पास organization and summarization की जहाँ पे बात करते हैं बहुत सारी सिचुएशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या इन्फ्रेंसेस अबाउट द इवेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटा होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। इसीलिए उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो कन्वीनियंट फॉर्म में हमारे पास जो है वो आ जाता है। यूजुअली हम ज़्यादातर केसेस में उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है वो रिसर्चर के लिए लाजमी है कि उस डेटा को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करें। सो जो सबसे यूज़फुल मेथड्स हैं प्रेजेंटेशन के, या तो स्टेटिस्टिकल चार्ट्स की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना होता है या फिर ग्राफ की फॉर्म में। सो बहुत सारे चार्ट्स और बहुत सारे ग्राफ स्टेटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखते हुए हम कुछ चार्ट्स और ग्राफ की बात करेंगे जो यहाँ पे मेंशन भी है। वन बाय वन इसको हम कुछ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ को इन शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल मेकिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रॉ डेटा इन टेबल फॉर्म, जिसमें हम क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं और उसको हम टेबल में एडजस्ट करके एक टेबल की फॉर्म में, ताकि लोगों को आसानी से उसको समझ आ जाए। हमारे पास जो रॉ डेटा होता है उसको हम पहले क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं, जिसको हम क्लास कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है एक क्लास की, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ कंटेन इन अ स्पेसिफिक क्लास। जिस एक क्लास में कितनी एक वैल्यू डेटा की जो है वो रिपीटेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इस स्लाइड में एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टाइप्स की बात की गई है। तो हमारे पास मेनली ABO ब्लड ग्रुपिंग है। यहाँ पे 25 आर्मी इंडक्टीज़ जो कि न्यूली रिक्रूट हुए हैं आर्मी में, उनका ब्लड टेस्ट किया गया और उनके ब्लड टाइप को मालूम किया गया। यहाँ पे आपको रॉ डेटा नज़र आ रहा है और इस रॉ डेटा का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले हमारे पास चूँकि डेटा कैटेगोरिकल है, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं ब्लड ग्रुप्स की, ABO और AB के हिसाब से, और ये डिस्क्रीट क्लास के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ABO और AB, तो हम जो है इनकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें क्लास A, फिर टैली करना हुआ, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और फिर इसका परसेंट हमने बताना होता है। ये एक टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप टेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद डेटा को टैली करते हैं और उसके जो डेटा के रिज़ल्ट्स होते हैं उसको कॉलम B में लिखते हैं। और स्टेप 3 में जो है फिर उनको कॉलम C के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। और फिर कॉलम D जो है या स्टेप 4 जो है उसमें परसेंट ऑफ ईच वैल्यू जो उस क्लास में आ रही होती है उसको हम लिखते हैं। तो परसेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है जो यहाँ पे भी दिया गया है कि परसेंटेज इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाई N मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपके पास जो है वो परसेंट वैल्यू का फार्मूला है। जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो वो F से रिप्रेजेंट होती है और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम N से इस फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल जो है वो 25 कैंडिडेट्स हैं और इसमें हमारे पास 5 ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है, तो हम 5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 20% आएगा। हमने इधर देखें ये 20 लिख लिया। फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है तो हमने ये F जो है वो 5 इधर लिखा था, चूँकि टोटल कैंडिडेट 25 हैं तो वो हमने इधर लिखा था। अब ये देखें ये इसकी टैली करने की वो बात जहाँ पे आती है वो हम इधर इस तरह लिखते हैं। यूजुअली हम टेबल्स में इस तरह टैली वाला जो कॉलम है वो ऐड नहीं करते, यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए ऐड किया गया था। और फ्रीक्वेंसी जब हम लिखते हैं तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं।
सो वो आपको पहले डिटेल वाले लेक्चर्स में सिखाया गया है। और जब आप इसका टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जो है वो कॉलम्स और ये उसके कॉलम्स होते हैं, और ये फिर हर एक रो कहलाता है। सो कॉलम्स और रोज़ में हमारे पास डेटा आ जाता है। एट द एंड ऑफ द टेबल हम जो है एक टोटल नंबरिंग करते हैं, उसको काउंट करते हैं, और वो हमारे पास एंड में आ रहा होता है। सो ये तो हो गया टेबल का कि जैसे हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। आते हैं क्लास लिमिट्स और क्लास विड्थ की बात करते हैं। सो हमारे पास अगर इस टेबल में देखा जाए तो हमारे पास ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये वैल्यू, दो वैल्यूज़ जो हैं इसमें एक 58 है और एक 64 है। तो हमारे पास जो है ये क्लास लिमिट कहलाती है, मतलब 58 और 64 के बीच जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी सो वो इस क्लास में आएंगी, और 58 से कम या 64 से ज़्यादा इस क्लास में नहीं आएगी। सो जो 58 का नंबर है ये लोअर क्लास लिमिट है, और जो 64 का नंबर है ये अपर क्लास लिमिट है, और जिसमें हम लार्जेस्ट डेटा वैल्यूज़ यहाँ तक इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जहाँ पे क्लास विड्थ की बात आ जाती है तो क्लास विड्थ जो है वो उस रेंज को कहते हैं जो जितनी वैल्यूज़ उस क्लास में आ रही होती है। सो यहाँ पे भी जैसे लिखा है कि द क्लास विड्थ फॉर अ क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोअर और अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास फ्रॉम द लोअर और अपर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो ये हमारे पास क्लास लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नहीं, ये सॉरी जो मैं वर्ड यूज़ किया मैंने क्लास लिमिट का, ये क्लास विड्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास द क्लास विड्थ इन अ प्रोसीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 7 फाउंड फ्रॉम 65 टू 58। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्लास लिमिट जो है वो यहाँ पे ये वाला जो सेकंड या अपर लिमिट है ये 64 पे ख़त्म होती है। सो 64 से जितनी भी ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ आएंगी वो हम सेकंड जो क्लास लिमिट है या जो सेकंड क्लास है उसमें ऐड करेंगे, और ये 71 तक है। तो इसमें अगर तो हम देखें तो हमारे पास जो बेसिकली इस क्लास की अगर हम विड्थ की बात करें तो 58 से 64 के बीच और 65 से लेकर 71 के बीच टोटल कितने नंबर्स आते हैं? 7 नंबर्स आते हैं। इसमें हमारे पास 58 जो है वो ऐड होगा और 64 भी इसी में काउंट होगा। तो अगर हम काउंट करें जैसे फर्स्ट की अगर हम काउंट करते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64, तो ये टोटल 7 नंबर्स हो गए। सिमिलरली अगर हम 65 से 71 तक काउंट करें और उसको 65 और 71 भी उसके अंदर काउंट करें तो ये भी हमारे पास 7 नंबर्स आते हैं। तो ये क्लास विड्थ कहलाती है और ये कांस्टेंट रहती है हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर तो हम क्लासेस बनाते हैं एक ख़ास विड्थ के हिसाब से तो हर क्लास की विड्थ जो है वो इतनी ही आएगी। अच्छा, जहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए क्लास बाउंड्रीज़ बुनियादी तौर पे हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स में लिखी गई है। क्यों? 57.5 तक जितनी भी वैल्यू आती है तो उसको अगर हम राउंड ऑफ या डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास 57 होगी। लेकिन 57.5 या इससे ज़्यादा मतलब 57.6, 57.7, 0.8, 0.9 इस तरह की अगर वैल्यू आएगी और उसको हम डिस्क्रीट या होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 58 बनेगा। सो इसीलिए 57.5 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो हम 58 में काउंट करेंगे, और सिमिलरली 64.5 तक के नंबर जो है वो हम 64 में अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो उसमें काउंट करेंगे। बाकी 64.4, 64.3 इस तरह के ये इसी में काउंट होंगे इसी रूल के हिसाब से। सो देयर शुड बी बिटवीन 5 to 20 क्लासेस यूजुअली इन अ डेटा। हमारे पास जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम आम तौर पे 5 से 20 के दरमियान जो है वो क्लासेस बनाते हैं। सो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं अपने ग्राफ्स की तरफ। तो ग्राफ में हमारे पास जो है बुनियादी तौर पे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजिव्स और इस तरीके से हम और बहुत सारे ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। और ये बुनियादी तौर पे जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उस डेटा को जब हम एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करते हैं
उसके लिए हमें चाहिए होता है कि कुछ जो है वो विजुअल लर्निंग या विजुअल अटेंशन के लिए ऑडियंस की अटेंशन को जब हमने गेन करना होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ पब्लिकेशन और स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग या इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। सो उसका तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में आपको कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि स्टेप 1 इसका ये होगा कि हमें सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस बनाने पड़ेंगे। एक्स एक्सेस पे हम जो है क्लास बाउंड्रीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं वो ड्रॉ करते हैं और उसके मिड पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं। और स्टेप 3 में हम जो है वो फिर फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करते हैं हर क्लास की वर्टिकल बार को, मतलब वाई एक्सेस पे जब हम हिस्टोग्राम या बार ग्राफ या इस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और जिव्स वगैरह जो भी हमारे पास ग्राफ्स होंगे तो एक्स एक्सेस पे फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को ड्रॉ करते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास ग्राफ जो है वो वर्टिकल फॉर्म में भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि रिसर्चर को किस तरीके से फिजिबल लग रहा है और ऑडियंस की अटेंशन किस तरीके से वो गेन करना चाहता है, तो उस हिसाब से वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे उसको ड्रॉ करेगा। सबसे पहले ग्राफ्स में जहाँ तक हम बात करते हैं तो हिस्टोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो डिस्प्ले करता है हमारे पास कंटीजियस वर्टिकल बार्स को। कंटीजियस वर्टिकल बार्स का मतलब ये है कि इसके जो बार्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह अगर हम बार ग्राफ की बात कर लें तो बार ग्राफ में हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट डेटा शो हुआ होता है, क्योंकि उसमें जो होल नंबर होते हैं उनके बीच जो कंटिन्यूटी या डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं वो नहीं शो हो रहे होते हैं। सो इसीलिए हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के लिए हम बार ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेपर्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बार ग्राफ को हम डिस्क्रीट डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिस्टोग्राम को हम कंटिन्यूस डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास, जैसे आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, जितनी भी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं जो हर एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें कंटिन्यूटी है, इसमें डेसिमल पॉइंट है। तो एग्जाम्पल्स की सूरत में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड को विद इन ईच 50 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कितनी बार हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो हमने कुछ की क्लास बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, जैसे 99.5 टू 104.5। अगर इतने के बीच एक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, कितनी बार रिकॉर्ड हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने सामने लिखी है। जैसे फर्स्ट की हमने 2 लिखी है, फिर सेकंड रिकॉर्ड टेम्परेचर की हमने 8 और थर्ड की 18। इसी तरीके से इसकी ये कैटेगराइजेशन हुई है। तो जनाब स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने पहले बताया कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हम बनाते हैं। एक्स एक्सेस हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस को कहते हैं और वाई एक्सेस हमारे पास हमेशा वर्टिकल एक्सेस को कहते हैं। सो जो हमारे पास एक्स एक्सेस है उस पे हम फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सेस पे हम क्लास बाउंड्री जो वाई एक्सेस है इस पे हम फ्रीक्वेंसीज़ को ड्रॉ करते हैं और जो एक्स एक्सेस है इस पे हम क्लास बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं, सो ये देखें कि 99.5 से 104.5 तक और फिर 104.6 से लेकर 109.5 तक, और फिर इसी तरीके से इन दो जो क्लास इंटरवल्स हैं इसके बीच जितना भी वो इनकी क्लास बाउंड्रीज आ रही है वो हमने एक्स एक्सेस पे इसको ड्रॉ कर लिया। लेकिन जहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी की बात है कि कितनी बार ये रिपोर्ट हुआ है, तो देखें ये हमने इसको इधर, जैसे 2 इधर इससे नीचे आ रहा है, सो इसीलिए ये इधर इसको डिस्प्ले किया गया है। ये देखें ये 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये फिर 8 को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये हमारे पास 18 को करस्पॉन्ड कर रहा है। सो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम वाई एक्सेस पे उसको ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से आप ये भी नोट कर लें कि मैंने जैसे बताया कि हिस्टोग्राम में जो हमारे पास बार्स होते हैं वो उनकी बाउंड्री एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये कनेक्टिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा नेचर की वजह से होती है कि इसमें कंटिन्यूटी होती है। सो इसमें हमारे पास जो बार्स होते हैं वो हमारे पास बुनियादी तौर पे एक ही साथ अटैच होते हैं और इसी वजह से हम इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। जबकि अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ में हमारे पास जो बार होते हैं
बेशक उसमें क्लास बाउंड्रीज होती हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, लेकिन हम उनमें बार्स के बीच स्पेस हमें नज़र आ रहा था। ये स्पेस शो करता है कि ये डिस्क्रीट डेटा है या इन क्लास बाउंड्रीज के बीच हमारे पास जो है वो कोई डिस्टेंस है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक और तरीक़ेकार है जिसमें बुनियादी तौर पे डेटा उसी तरीके से जिस तरह हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है या बनाया जाता है, तो हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो हर बार के मिड पॉइंट या क्लास बाउंड्रीज़ के मिड पॉइंट को टच कर रही होती है। जैसे यहाँ पे भी है कि द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ द ग्राफ दैट डिस्प्लेज द डेटा बाय यूजिंग लाइंस दैट कनेक्ट्स पॉइंट्स प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसीज एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। इसी एग्जाम्पल को आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले मिड पॉइंट्स को मालूम करना है, हर क्लास के मिड पॉइंट को। हमें पता था कि हमारे पास जो लास्ट जो एग्जांपल में हमने टेबल देखा था, तो उसमें जो फर्स्ट क्लास था वो 99.5 से शुरू होकर 104.5 तक था। तो इसकी ये दो क्लास बाउंड्रीज हैं, लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट 102 आ गया। सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास वो बार था जिसकी क्लास बाउंड्रीज लोअर एंड अपर ये वाली थी, और उसको हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करके इसका मीन या मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, तो वो 107 आया। यहाँ तक जब हम मालूम कर लेते हैं, ये देखें आपके पास इस टेबल में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, और इसके बाद इस तरीके से थर्ड है। तो इनकी ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गई हैं। ये मिड पॉइंट्स हमने मालूम कर ली, फ्रीक्वेंसी भी हमने इधर लिख ली। अब हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम जो है मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं ईच क्लास की, और वाई एक्सिस पे हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ को ड्रॉ करते हैं। फिर इन एक्स एक्सिस के जो मिड पॉइंट्स होते हैं और वाई एक्सिस की जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, ठीक है, तो उस पे हम प्लॉट्स या पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फिर उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं, और वो एक लाइन सेगमेंट के फॉर्म में हमारे पास शो हो रहा होता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरीके से दिखता है कि जैसे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये बुनियादी तौर पे हमारे पास इसकी मिड पॉइंट की तरफ जो है वो इशारे कर रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया और ये हो गया। देखें ये इसके साथ करस्पॉन्ड भी कर रहा है अगर मैं देखूं, ठीक है, ये मिड पॉइंट की तरफ भी, और ये इसका वाई एक्सेस पे जो है बुनियादी तौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा है। वाई एक्सेस इसकी ये वाला, इसको सीधा अगर ड्रॉ कर लें, वाई एक्सेस इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। ये असल में बुनियादी तौर पे वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्स एक्सेस पे हमारे पास जो है वो इसके मिड पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं। हम क्या करते हैं कि उस वाई एक्सेस की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये प्लॉट्स हम जो है वो कभी जैसे इसका थर्ड का यहाँ पे आ रहा है, सेकंड का यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट का यहाँ पे, फिफ्थ का यहाँ पे, सिक्स और सेवन्थ का इधर आ रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसकी हाइट हम एडजस्ट करते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे उसके मिड पॉइंट्स है उसको हम फिर वहाँ पे लिख लेते हैं, और उसको फिर आपस में एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को पॉलीगॉन बनाता है। ये बात भी याद रखें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंटिन्यूस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ज़्यादातर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो तो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब ये रिसर्चर की विश पे भी डिपेंड करता है कि वो हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहता है फॉर डेटा प्रेजेंटेशन, तो वो इट्स अप टू द रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ओजिव जो है वो हमारे पास एक ग्राफ होता है दैट रिप्रेजेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द क्लासेस। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, एक कम्युलेटिव और एक रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। ये हमारे पास बुनियादी तौर पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ होती है उसके अपर बाउंड्री जो होती है उसको कनेक्ट कर रही होती है। जैसे आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट
क्लास थी, इसका अपर जो बाउंड्री लिमिट हमारे पास थी वो ये वाला था, सेकंड का अपर ये था, थर्ड का अपर ये था, और इसकी करस्पॉन्डेंस इन्होंने फ्रीक्वेंसी या जो वाई एक्सिस पे है उसके हिसाब से किया था और फिर इसको कनेक्ट किया था. सो इट्स जस्ट द सेम एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, जबकि ओजिफ में हम जो क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री लिमिट होती है उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं. सो इसकी शेप जो है वो फिर थोड़ी सी डिफरेंट लगती है हमारे पास. मैंने हिस्टोग्राम में आपको बार ग्राफ के बारे में भी थोड़ा बताया था. तो बार ग्राफ हमारे पास जो क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा होता है और हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसमें हम बार ग्राफ को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. और इसमें भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और इसमें हम जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे जो है उसकी जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है. सो ये एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉलेज स्पेंडिंग फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पे, डोम डेकोर पे, क्लॉथ्स एंड शूज़ पे कितना खर्चा करते हैं. तो चले आएँ इसका हम जो है वो बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसकी जब हम सेम एज हिस्टोग्राम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने इनका बनाया. अब देखें हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बार ग्राफ ऐसा है जिसके एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो बनाई हैं, और वाई एक्सिस पे जो स्पेंडिंग है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है स्पेंडिंग की वो हमने ड्रॉ की है. तो ये तो वर्टिकल हमारे पास बार ग्राफ हो गया. अब अगर इस बार ग्राफ को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इसमें हमने एक्स एक्सिस पे जो है वो स्पेंडिंग ड्रॉ की है, और वाई एक्सिस पे हमने जो स्पेंडिंग की कैटेगरीज हैं कि किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं उसको ड्रॉ किया है. सो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है. सो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल बार ग्राफ. ये एक दूसरा बार ग्राफ है जिसमें आपको दो डेटा हैं, या एक ऐसा डेटा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स की कंपैरिजन की गई है. और ये अब अगर आप इस बार में आप देखें तो इसमें आपको पर्पल कलर में मेन और लाइट ग्रीनिश कलर में आपको जो है वो वुमेन का डेटा नज़र आ रहा होगा. और ये जो एक्स एक्सिस पे है तो हमारे पास ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से ईयर में ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नंबर्स हैं इन मिलियन या जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे है. अब ये हमारे पास मेन का डेटा है और ये हमारे पास वोमेन है. सिमिलरली 1980s में ये मेन का है, ये वोमेन का है, और 2000 में ये मेन एंड वोमेन का है. और ये क्या दिखा रहा है कि भाई मेन एंड वोमेन हु नेवर मैरिड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इन सालों का डेटा है. सो इस तरह एक कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप्स की गई है मेन एंड वोमेन के, और ये बार ग्राफ में दिखाया गया है. इसके बाद आता है हमारे पास पाई ग्राफ, या पाई चार्ट भी इसको कहते हैं. तो ये बहुत एक्सटेंसिवली स्टेटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है, और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम डिफरेंट पार्ट्स की कंपैरिजन शो करें विद द होल. ठीक है, कि हमारे पास एक डेटा है और इसमें फर्दर उसके पार्ट्स हैं और उसकी परसेंटेज को हमने दिखाना है, तो वो या प्रोपोर्शंस को दिखाना है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं. सो आपको पता है कि अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए 360 डिग्री उस टोटल सर्कल की डिग्री होती है, तो उसमें जितनी भी हम जो उसके पार्ट्स ड्रॉ करते हैं तो उसकी डिग्री का कैलकुलेट करना, करेक्ट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि हमारे पास जो है द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ ईच स्नैक फूड ईटन ड्यूरिंग द सुपर बॉल, हमारे पास जो है डिफरेंट फूड्स हैं और जो उसके पाउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो पाउंड्स में दी गई है. ठीक है, और हमने इसका जो है वो पाई ग्राफ या पाई चार्ट ड्रॉ करना है. तो हम क्या करते हैं कि हम एक राउंड सर्कल लेते हैं और उसको कंसिडर करते हैं कि ये 360 डिग्री है, जो होता भी है नॉर्मली तौर पे.
और इन सारे फ्रीक्वेंसीज को अगर हम प्लस कर लें तो ये 30 मिलियन बनाता है। सो वो पूरा एक सर्कल जो है वो 30 मिलियन पाउंड्स जो है वो हमें शो कर रहा होता है। अब जब हम इंडिविजुअल फूड आइटम का उसमें से परसेंटेज या प्रोपोर्शन मालूम करेंगे तो उसके लिए हमें डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो डिग्री कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है कि जब हम पाई चार्ट में डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और फिर जो है उसको मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो पोटैटो चिप्स जो है वो 11.2 मिलियन है, तो हमने इधर 11.2 मिलियन लिया, उसको 30 पे डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन या सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो पोटैटो चिप्स की इस्तेमाल की गई है और वो हम उस गोल दायरे में उसका एक पॉइंट वो हिस्सा जो है वो अलग कर लेते हैं। सो आपके पास ये मैं आपको एक और पाई चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें मैरिटल स्टेटस के हिसाब से डिवीज़न की गई है। तो आप ये देखें कि आपके पास जो मैरिड या 50% नज़र आ रहे हैं, तो देखें इसने इस सर्कल का पूरा आधा हिस्सा एक कलर में अलग किया है और ये हमें दिखा रहा है कि ये मैरिड लोगों की परसेंटेज है उस डेटा में जहाँ से इसका हमने उठाया था। और इसकी अगर हम डिग्री मालूम कर लें तो ये 180 डिग्री बनाएगी क्योंकि 50% ऑफ द 360 डिग्री इज़ 180 डिग्री। सिमिलरली विडो जो है वो 5%, डिवोर्स 27 एंड सिंगल 18%। तो इस तरह जो राउंडेड शेप में एक सर्कल होता है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स शो हुए होते हैं, ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से हमारे पास एक और चार्ट भी है जिसको हम डॉट प्लॉट कहते हैं और ये basically a statistical graph in which each data value is plotted as a point or dot above the horizontal axis। बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस टेबल में ये डेटा नज़र आ रहा है, रॉ डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये हमें दिखाता है स्टॉर्म्स के बारे में, तूफ़ान ईच ईयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स जो आए हैं। सो इनका हमने जब डेटा एनालाइज करना होता है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम जो है वो उसको डॉट्स के ज़रिए उसकी वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ड्रॉ करने में, लेकिन मेरे ख्याल में इस कोर्स की लेवल को देखते हुए आपको बहुत सुपरफिशियली इसको समझना पड़ेगा। सो इसके बाद एक और हमारे पास ग्राफ होता है जिसको हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी कहते हैं। Stem and leaf plot is a data plot that uses parts of the data values as a stem and parts of the data value as a leaf to form groups and classes. For example, हमारे पास एक आउट पेशेंट टेस्टिंग सेंटर में जो नंबर ऑफ ECGs परफॉर्म किए गए हैं इन अ डे वो दिखाए गए हैं। सो हम इसका स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास रॉ डेटा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अब जब हम इसको एक टेबल में लेकर आते हैं तो हम एक साइड पे इसका स्टेम बनाते हैं और दूसरे साइड पे जो है वो हम इसकी लीव्स बनाते हैं। सो हम स्टेम एंड लीफ के बेस पे जब हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं तो देखें ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा। इसमें इसके ये मेन स्टेम साइड का वो दिखा होता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लीफ के उसमें नज़र आ रहा है। जिस तरह दरख्त जो है वो बुनियादी तौर पे उसकी एक जड़ होती है, तना होता है, उसकी बॉडी होती है और फिर उसके जो है वो ब्रांचेस होते हैं और फिर ब्रांचेस में उसके डिफरेंट सब ब्रांचेस और उसके बाद लीव्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये भी जो हम ड्रॉ करते हैं ये भी उसी तरीके का एक डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथड है, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेटा में इस्तेमाल होता है। आज के लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसके बाद हम डायरेक्टली एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो है वो पार्ट स्टार्ट करेंगे इस कोर्स का। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।